वेलकम टू सीए फाइनल ऑडिट मैराथन। आज सीए फाइनल ऑडिट के अंदर हम लोग चैप्टर 2 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। दिस इज चैप्टर 2 ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स। इट कंटेन्स 5 स्टैंडर्ड्स। तो इन एसेंस मैं तुम लोगों को 5 स्टैंडर्ड्स रिवाइज कराने जा रहा हूं। सबसे पहले एसे 240, इट इज अबाउट फ्रॉड। शॉर्ट में स्टैंडर्ड का नाम अगर याद रखोगे तो बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। 240 इज अबाउट फ्रॉड। जैसे मैं ऐसे याद रखता हूं 240 420, तो 420 फ्रॉड होता है, तो 240 फ्रॉड। पूरा नाम द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रिलेशन टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर इतना लंबा याद करने जाओगे दिक्कत है, सीधा बोलो 240 फ्रॉड का है। वैसे 250 इज अबाउट नॉक्लेयर, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस। 260 is about TCWG, those charged with governance, जिसको लॉ में हम लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑडिट कमेटी कहते हैं। ऑडिट में उसी को हम कहते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस। लॉ और ऑडिट में ना लैंग्वेज का एक फ़र्क होता है थोड़ा सा। तो लॉ में सेम चीज़ को आप किसी और नाम से बोलते हो, यहाँ पर किसी और चीज़ नाम से। 299 जॉइंट ऑडिट एंड 402 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड आउटसोर्सिंग। तो ये पांचों स्टैंडर्ड्स अभी मैं रिवाइज कराने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना, रिवीजन, ये जो रिवीजन है दिस इज अ वेरी क्विक रिवीजन। कोई कॉपी पेन पेंसिल कुछ नहीं, बस ध्यान से मेरी बातों को सुनते जाओ। ऑल्दो ये रिवीजन है फिर भी मैं कंसेप्ट्स समझाते रहूँगा और बहुत सारे निमोनिक्स और पॉइंट्स तुम लोग को बोल के मैं याद करवाऊंगा। तो मेरे साथ साथ सारे पॉइंट्स निमोनिक्स याद करते रहना। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विथ ऐसे 240। सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड इज एन इंटेंशनल एक्ट कमिटेड बाय मैनेजमेंट, टीसीडब्ल्यूजी एम्प्लॉय और अदर पर्संस इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शन टू गेन एन अनजस्ट और इलीगल एडवांटेज। दैट इज द डेफिनेशन। तो 4 पॉइंट्स है। इंटेंशनल एक्ट कमिटेड बाय हुम, यूज ऑफ डिसेप्शन एंड इलीगल एडवांटेज। नाउ as an auditor, are we liable to detect each and every fraud in the client's financial statement? No, because of inherent limitations of audit. But yes, as per SA 240, I must exercise professional skepticism. I should be alert towards the possibility of any fraud indicator. So whatever procedures are given in 240, वो तो मुझे फॉलो करना ही चाहिए। अगर मैं उन प्रोसीजर्स को अच्छे से फॉलो कर रहा हूं देन आई एम नॉट लायबल फॉर डिटेक्टिंग ईच एंड एवरी फ्रॉड। अब आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट के यहाँ फ्रॉड है? देयर आर सम इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड। दोज इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड आर नोन एज FRF, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स। फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मतलब फ्रॉड के इंडिकेटर्स। नाउ देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ फ्रॉड, और फ्रॉड के ऊपर बहुत डिस्कशन यहाँ पर भी है और चैप्टर नंबर 17 में भी है। चैप्टर 17 है ड्यू डिलिजेंस इन्वेस्टिगेशन, वहाँ पर भी है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इन्होंने उन सारे एग्जाम्पल्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है। नंबर 1 FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, मतलब मैनेजमेंट ने इंटेंशनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ ओमिशन या एरर डाला है टू डिसीव द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ये इंटेंशनल फ्रॉड होता है, मैनेजमेंट करती है, बड़े स्केल का होता है और डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हिट करता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी है FFR, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। द सेकेंड कैटेगरी इज मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स, मतलब असेट्स की चोरी। तो वो लिमिटेड फ्रॉड होता है, मोस्ट प्रॉब्ली एम्प्लॉइज करते हैं, कभी कभी मैनेजमेंट भी करती है, और वहां पर अकाउंट्स में उतना इफेक्ट इसलिए नहीं आता बिकॉज जिस असेट को आपने चोरी किया उस असेट की चोरी को कवर अप करने के लिए जितना मैनिपुलेशन करना है केवल उतना ही डॉक्यूमेंट्स आप मैनिपुलेट कर रहे हो। यू आर नॉट मैनिपुलेटिंग द एंटायर अकाउंट टू शो अ डिफरेंट प्रॉफिट। तो ये उतना डेंजरस नहीं है, पर खैर है तो सही। So there are several fraud indicators which are classified into 2 categories, FFR and misappropriation of assets. अब इन्होंने बोला फ्रॉड के 3 एलिमेंट्स होते हैं, पोआ, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। लेकिन आगे जाके तुमको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 17 में डेविड एंड डायना ने एक फ्रॉड डायमंड बनाया था एंड अकॉर्डिंग टू दैट देयर आर 4 एलिमेंट्स। ये तो है ही पोआ, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। वन मोर इज देयर विच इज कॉल्ड केपेबिलिटी, तो POAC, पोका। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल पोआ। प्रेशर हो सकता है कि मैनेजमेंट प्रेशर में हो क्योंकि कंपनी को बचाना है या एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है, या फिर मैनेजमेंट बदमाश है, इतना महंगा लैविश लाइफस्टाइल लीड कर रहे हैं तो दे हैव टू रिपोर्ट हाई अर्निंग्स टू इन्वेस्टर्स, सो दैट इज प्रेशर, P का एग्जाम्पल। अपॉर्चुनिटी, वीक इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, प्लस मैनेजमेंट इज इन अ पोजिशन टू ओवरराइड द कंट्रोल्स, जिसे हम कहते हैं
MOC, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। और फिर लास्ट है ए से एटीट्यूड। एटीट्यूड का डेफिनेशन याद रखना, सम इंडिविजुअल्स पोजेस एस, ये दिख रहा है, सम इंडिविजुअल्स पोजेस एस, एटीट्यूड, कैरेक्टर और एथिकल वैल्यूज, ठीक है, विच अलाउज देम टू कमिट फ्रॉड विदाउट एनी गिल्ट और रिमॉर्स, दैट्स कॉल्ड एटीट्यूड। तो ये 3 पॉइंट है, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड। नाउ FFR, fraudulent financial reporting मतलब intentional misstatements and omissions to deceive the users of financial statements. Either you reduce the earnings for tax purposes or you inflate the earnings to show a rosy picture to the investors and lenders so they can put more money into the business. How do you accomplish fraudulent financial reporting? 3 तरीके हैं याद करने के लिए, हम लोग बोल सकते हैं मा, मेट, मैप। मा, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मेट, misrepresentation of events and transactions, map, misapplication of accounting policies. Okay, so this is the way you achieve fraudulent financial reporting. Now कई बार क्या होती है, मैनेजमेंट खुद जो कंट्रोल्स बनाए हैं फ्रॉड को रोकने के लिए, उसी को वो बाईपास या ओवरराइड करके फ्रॉड करते हैं। तो इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द टेक्निक्स यूज्ड बाय द मैनेजमेंट टू ओवरराइड द कंट्रोल्स। तो ये रहे वो 6 एग्जाम्पल्स। याद करने के लिए निमोनिक है यूक्रेन, यूक्रेन नहीं है, यूक्रेन, ठीक है, ये फुल फॉर्म में दिख रहा है अपने को, ठीक है। सबसे पहले ईयर एंड के टाइम पे मैनेजमेंट एडजस्टमेंट्स कर सकता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में हेराफेरी कर सकता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैन बी डिलेड और प्रीपोन्ड, मतलब आप इस साल 12 मंथ्स का रेवेन्यू दिखाने के बदले 11 मंथ्स या 13 मंथ्स का रेवेन्यू दिखा रहे हो ताकि रेवेन्यू बढ़ जाए या कम हो जाए, वैसा। नंबर 4 नॉन डिस्क्लोजर्स। नंबर 5 कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। अक्सर हम लोग जब ऑडिट पढ़ते हैं तो ये नाम आता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल हमेशा याद रखना RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन उधर, और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल याद रखना हमेशा एक्सेस, कैश पेमेंट, कैश रिसिट्स। एवरीथिंग शुड बी थ्रू बैंक। तो अगर आप नगद नोट या कैश में पेमेंट रिसिट कर रहे हो एक्सट्रीमली ज़्यादा, तो मतलब दैट्स अनयूजुअल, फ्रॉड का इंडिकेटर है। ओके, ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट अगर MOC करेगी, ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स, तो हम लोग क्या करेंगे, याद करने के लिए नियम है, मैनेजमेंट का बाजा बजा देंगे। दिखा रहा हूं, MOC, इफ आई हैव अ सस्पिशन कि मैनेजमेंट ने कंट्रोल्स को ओवरराइड करके फ्रॉड किया है, तो व्हाट विल बी माय रिस्पॉन्स? माय रिस्पॉन्स विल बी मैनेजमेंट का बाजा बजा देंगे। बाजा, B से वी विल सी कि उन्होंने जो भी ट्रांजैक्शन किया उसके पीछे का B, बिजनेस रैशनल क्या है। A से अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में सबसे ज़्यादा वो लोग गड़बड़ करते हैं, बिकॉज अकाउंटिंग एस्टिमेट में जजमेंट और सब्जेक्टिविटी के नाम पे कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखा दिया जाता है। जा, जर्नल एंट्रीज एंड एडजस्टमेंट्स। सो हम लोग ये सब चेक करेंगे टू कैच मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स। FFR की बात हो गई, तो अब बात होगी MOA की, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ असेट्स। मोस्टली कमिटेड बाय एम्प्लॉयज इन स्मॉल अमाउंट्स, समटाइम्स कमिटेड बाय मैनेजमेंट। मिस अप्रोप्रिएशन कैसे किया जाता है, बोलता है उसके 4 तरीके होते हैं याद करने के लिए। पेसू, P से पेइंग इन्फ्लेटेड प्राइसेस, कंपनी वेंडर लोग को ज़्यादा पेमेंट दिखवा रही है और एम्प्लॉय लोग उनसे फिर आपस में सेटिंग करके किकबैक्स ले रहे हैं, तो पेइंग इन्फ्लेटेड प्राइसेस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। E से एम्बेजलिंग कैश रिसिट्स। S से स्टीलिंग असेट्स एंड IP, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और U से यूजिंग एन असेट्स फॉर एंटिटीज पर्सनल पर्पसेस। ओके, यहाँ तक मैंने इंडिकेटर्स पढ़ा दिया, अब थोड़ा सा चिल डाउन। अब ध्यान से फिर से एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ। एंटायर ऑडिट इज बेस्ड ऑन 2 वर्ड्स, रिस्क एंड रेस्पॉन्स, कि इफ देयर इज अ रिस्क आई विल रेस्पॉन्ड। रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोसीजर्स हम लोग करते हैं उन्हें कहा जाता है RAP, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऑडिट में ना हमेशा एक रिस्क बेस्ड अप्रोच होता है। रिस्क बेस्ड अप्रोच का मतलब है देयर आर सो मेनी आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आई एम नॉट गोइंग टू चेक ईच एंड एवरी आइटम इन सेम लेवल ऑफ डेप्थ। I will first do RAP, risk assessment, to identify which items have higher ROMM. अब जिनमें higher ROMM है वहाँ I will do more FAP, जहाँ पर low ROMM है वहाँ पे I will do less FAP. FAP मतलब further audit procedures. तो हम लोग बोलते हैं RAP मतलब risk, FAP मतलब response. रिस्क का स्टैंडर्ड कौन सा होता है 315, रेस्पॉन्स का स्टैंडर्ड कौन सा 330, ये दोनों पेयर में चलते हैं रिस्क एंड रिस्पॉन्स। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 240, तो डेफिनेट बात है सर कि 240 के अंदर भी रिस्क है एंड रिस्पॉन्स है, दोनों ही है, रिस्क भी है और रिस्पॉन्स भी है। तो सबसे पहले 240 में क्या रैप करेंगे हम लोग, और मतलब रिस्क असेसमेंट करेंगे, और फिर 240 में हम लोग क्या रिस्पॉन्स करेंगे। तो मेरे सामने है सबसे पहले रिस्क यानी कि रैप, फिर मेरे सामने है रिस्पॉन्स। अब रिस्पॉन्स दो तरह के होते हैं,
इफ द रिस्क इज एट एफएस लेवल, ओवरऑल रिस्क है, तो मेरा रिस्पॉन्स भी ओवरऑल है, वो ये रहा। और अगर किसी स्पेसिफिक आइटम में फ्रॉड रिस्क है तो उसमें मेरा क्या रिस्पॉन्स होगा, वो अलग है और वो क्रिएटिव है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले रिस्क असेसमेंट कि फ्रॉड को लेके क्या रिस्क है। तो मेरे रैप के अंदर 5 प्रोसीजर्स है, याद करने के लिए बोलेंगे अदिति। ए से एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो, डी टीम के साथ डिस्कशन करो, आई मैनेजमेंट से इंक्वायरी करो, टी टीसीडब्ल्यूजी को चेक करो कि डू दे एक्सरसाइज ओवरसाइट ऑन द कंपनी और नॉट। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल एनवायरनमेंट इज कि टीसीडब्ल्यूजी लगातार पूरी कंपनी में ओवरसाइट बनाए रखती है। अदिति का लास्ट आई, चेक द इंटरनल कंट्रोल्स। सो दीज 5 थिंग्स, इनको जब मैं चेक करूंगा, परफॉर्म करूंगा, तो मुझे पता चलेगा रिस्क कितना है कितना नहीं है। फॉर द ओवरऑल रिस्क ऑफ फ्रॉड माई रिस्पॉन्स विल बी ओवरऑल, एंड ओवरऑल रिस्पॉन्स को बोलते हैं पप्पू, याद करने का निमोनिक है पप्पू। पी से प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, यू शुड बी मोर अलर्ट वाइल डूइंग द ऑडिट। याद दिला दूं, professional skepticism is an attitude, it's not an audit procedure. It means remaining alert throughout the audit for something unusual. तो exercise more professional skepticism. पप्पू ए से accounting policies को चेक करो, उसी में ज़्यादा घपला होता है। पी से proper audit personnel apply करो, मतलब अगर आपको लग रहा है fraud है तो मेरी टीम में ज़्यादा qualified, ज़्यादा experienced लोग होने चाहिए। यू अनप्रेडिक्टेबल ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करो, मतलब सरप्राइज प्रोसीजर्स। अब ये है ओवरऑल रिस्पॉन्स। अगर आपको किसी आइटम में फ्रॉड का रिस्क है तो आपको करना पड़ेगा आइटम वाइज रिस्पॉन्स, जिसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो उस आइटम के लिए यू विल कस्टमाइज द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यहां पर जो लिखा हुआ है ना, दैट इज ओनली वन एग्जाम्पल। एग्जाम में और भी डिफरेंट टाइप के आ सकते हैं, वहां पे आपको अपना क्रिएटिविटी लगाना पड़ेगा। मैं यहां पे जो एग्जाम्पल आईसीआई ने दिया है वो मैं समझा देता हूं। सेल्स के अंदर ऑलवेज देयर इज अ हाई रिस्क, बिकॉज सेल्स में मैनिपुलेट करना सबसे सिंपल है। अगर आप सेल्स ज़्यादा दिखा दोगे तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, सेल्स कम दिखा दो प्रॉफिट बहुत गिर जाएगा। फॉर एवरी 1 rupee मैनिपुलेशन इन सेल्स योर प्रॉफिट विल गो अप और डाउन बाय 3 rupees। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बोलते हैं इसको, ठीक है। सेल्स को मैनिपुलेट कैसे करना है, मुझे अमाउंट भी चेंज नहीं करना, मुझे एक सिंपल सा काम करना है। इफ आई वॉन्ट टू इन्फ्लेट द सेल्स, मैं क्या करूंगा, ईयर एंड के बाद अप्रैल मंथ में जो सेल्स हो रहा है उसका सारा बिलिंग मार्च में दिखा के इस साल बुक कर लूंगा। इसको बोलते हैं अर्ली रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर मैं प्रॉफिट सेल्स कम दिखाना चाहता हूं तो मैं मार्च महीने की जितनी भी सेल्स है उसका बिलिंग अप्रैल का करके उसको अप्रैल में पुश कर दूंगा। इसको बोलते हैं डिलेड रेवेन्यू रिकॉग्निशन। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन इज ऑलवेज रिस्की। अगर आपको लग रहा है इसमें रिस्क है तो आप क्या कर सकते हो, 2 काम कर सकते हो। नंबर 1, कंपनी ने सेल किया होगा, क्रेडिट सेल, तो जो डेटर्स होते हैं ना उनसे कंफर्मेशन लेते हैं ना, तो कंफर्मेशन में उनसे टर्म्स ऑफ डिलीवरी, टर्म्स ऑफ द सेल्स एग्रीमेंट वो कंफर्म कराओ आप। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, कंपनी में जो सेल्स पर्सनल है ना, नॉन फाइनेंस वाले पीपल, सेल्स पीपल, उनसे इंक्वायरी करो, वो आपको अंदर का सच बताएंगे कि सेल्स ट्रांजैक्शन का टर्म्स एंड कंडीशन कैसा था। बिकॉज कोशिश यही रही होगी कि जो भी कस्टमर के साथ सेल्स एग्रीमेंट हुआ होगा ना उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन को हटवा दिया गया होगा रिलेटेड टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ताकि वो लोग चोरी कर सकें। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क होता है। ओके, दिस इज वन केस विच आईसीआई हैज गिवन, बट दे कैन आस्क यू अदर केसेस ऑल्सो। रिस्क एंड रिस्पॉन्स भी क्लियर है। अच्छा, एमओसी तो मैंने पहले बता दिया। अब इस 240 का वन ऑफ द हॉट टॉपिक इज कि अगर आपको बहुत ज्यादा फ्रॉड मिल रहा है विच ब्रिंग्स इनटू क्वेश्चन योर एबिलिटी टू कंटिन्यू एज द ऑडिटर ऑफ द कंपनी, देन यू मे कंसिडर विड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट। पर जब विड्रॉ करने की बात आएगी तो उसका एक प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करना है। नंबर 1 और नंबर 3, ठीक है। आप सोचो जरा कि हम लोग एक क्लाइंट को ऑडिट कर रहे हैं, हमारे उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। अब स्टैंडर्ड्स अक्सर बोलता है कि अगर आपको दिख रहा है ये गड़बड़ है वो गड़बड़ है तो आप विड्रॉ कर लो। मतलब बेसिकली अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ के बीच में निकल रहा हूँ, इजंट इट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? एंड इफ इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आई हैव टू कंसिडर माय प्रोफेशनल लीगल ऑब्लिगेशंस, माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो इन्होंने बोला जो सबसे फेवरेट इनका जुमला है वो है डिटरमाइन योर PL प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिफोर एंड आफ्टर। मतलब बिफोर विड्रॉइंग डिटरमाइन योर प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, टॉक टू मैनेजमेंट, टॉक टू टीसीडब्ल्यूजी। आफ्टर विड्रॉइंग अगेन डिटरमाइन योर प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज वेदर यू नीड टू रिपोर्ट इट टू रेगुलेटरी बॉडीज, कि बाहर बताना है कि नहीं। एक पॉइंट को गौर से पढ़ना। नंबर 1, डिटरमाइन प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू रिपोर्ट टू अपॉइंटिंग पर्सन्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज। Number 2, if appropriate to withdraw, then you withdraw. Third, if you withdraw, then number 1, discuss withdrawal and the reasons with the gharwalas, which is management, TCWG. And number B,
डिटरमाइन वेदर देर इज एनी प्रोफेशनल एंड लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट टू आउटसाइड पार्टीज, बाहर वालास, विच मीन्स शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज। तो ये प्रोटोकॉल बहुत होता है, मतलब 240 के जो लंबे लंबे आंसर्स होते हैं ना, उसमें अक्सर ये विड्रॉवल का पूरा प्रोटोकॉल डाला हुआ रहता है। ओके, तो ये था SA 240। ओके, दिस इज द समरी, क्विक रिविजन ऑफ SA 240। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने बताए, निमोनिक्स कराए, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड जिसमें मूव कर रहा हूं, दैट इज SA 250 नॉक्लेयर। ये आ गया मैं, SA 250 नॉक्लेयर। ओके, डिस्कस कर रहा हूं मैं। कोइंसिडेंटली हम लोग के चैप्टर नंबर 19 प्रोफेशनल एथिक्स में नॉक्लेयर बोल के एक टॉपिक है, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉस एंड रेगुलेशंस, और ये SA 250 भी उसी बारे में कि अगर इफ़ यू आर डूइंग द ऑडिट ऑफ सम क्लाइंट और हम लोग देख रहे हैं कि वो लोग लॉस फॉलो नहीं कर रहे, लीगल वायलेशन कर रहे हैं, तो व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन सच अ केस। तो उसको बहुत खूबसूरती से 250 में डिज़ाइन करके समझाया गया, जो मैं एक एक करके तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा विथ एग्जाम्पल्स। बहुत ज़्यादा बड़ा स्टैंडर्ड नहीं, इट इज़ अ क्यूट स्टैंडर्ड। ओके, अब मैं आप लोगों को SA 250 रिवाइज कराने जा रहा हूँ, नॉक्लेयर। सबसे पहले तो यू फॉर द पर्पस ऑफ SA 250 इन्होंने बोला ऑल लॉज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नंबर वन है वो लॉज जो डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर किसी भी अमाउंट या डिस्क्लोजर को अफेक्ट करते हैं, इनको एक बार के लिए मैं बोल रहा हूं डायरेक्ट लॉज। एंड दूसरा है इनडायरेक्ट लॉज, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको दिखते नहीं है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करते, पर जो बिजनेस ऑपरेशंस एंड गोइंग कंसर्न को अफेक्ट करते हैं। तो सर एग्जांपल्स दो। एग्जांपल्स हैं द लॉज विच डायरेक्टली अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का अमाउंट एंड डिस्क्लोजर, शेड्यूल 3, बैंकिंग एक्ट का 3rd शेड्यूल, इनकम टैक्स एक्ट क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स जाता है PL और बैलेंस शीट में, प्रोविजन फॉर ग्रेचुइटी। सो ऑल दीज आर डायरेक्ट लॉज। इनडायरेक्ट लॉज वो आपको बिजनेस को अफेक्ट करेंगे, गोइंग कंसर्न को भी अफेक्ट कर सकते हैं, बट वो FS में दिखते नहीं, जैसे चाइल्ड लेबर लॉ और पोल्यूशन लॉज। ये ICI का 2 फेवरेट एग्जाम्पल है, इस पे अनगिनत बार दे हैव मेड क्वेश्चंस। चाइल्ड लेबर लॉ और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट 1986 एंड पोल्यूशन लॉज, ये डायरेक्टली आपको अगर कंपनीज का वायलेशन कर भी रही है तो आपको बैलेंस शीट पील में तो दिखाई नहीं देगा। द क्वेश्चन इज कि मान लो कि एक कंपनी है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, जहां मैं फैक्ट्री में जाता हूं, मैं देखता हूं कि देयर इज चाइल्ड लेबर वर्किंग, 14 साल के नीचे के बच्चे काम कर रहे हैं जो प्रोहिबिटेड है। तो मैं जाके कंपनी के मैनेजमेंट को कन्फ्रंट करता हूं कि ये आप लोग क्या कर रहे हो, गलत है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट नहीं है, योर एज एन ऑडिटर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कन्फाइंड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको आप मत देखो। The answer is, can I express adverse opinion in this case although the financial statements are clean? Yes. 250 हमें पावर देता है कि even in case of violation of indirect laws, अगर मैनेजमेंट एडमेंट और स्थिति को नहीं सुधार रही है ना, तो we can move ahead with adverse opinion। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो normally we express a modified opinion only in case of when the FS is misstated। So यहाँ पर even if the FS is not misstated but child labor law का violation हो रहा है, तो आप डाल सकते हो modified opinion। Am I responsible to detect each and every noclear in the company? No, because of inherent limitations of audit. There are some laws जो FS को affect नहीं करते तो हमें पता नहीं चलता। There are some laws जिनका violation management conceal कर देती है, छुपा देती है, तो वो पता नहीं चलता। नंबर 3, कभी कभार ये भी समझ में नहीं आता कि violation हुआ है कि नहीं, because ultimately violation का interpretation is to be determined by a court of law. So because of these reasons, I am not responsible for detecting each and every noclear in the company. अब सबसे important 250 as per SA 250, what is my responsibility? 5 steps, 5 steps, 5 procedures. Number 1, understand the legal framework, highlighter किया हुआ है, आप देख सकते हो 5 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। Understand the legal framework applicable to the client and how the management is addressing it, कि कैसे वो लोग सारे legal framework को comply करते हैं। Understand that first. Number 2, for direct loss you have to obtain SAAE like any other financial statement item, आपको evidence obtain करना पड़ेगा, पूरा काम करना पड़ेगा। But for indirect loss आपको बहुत काम नहीं करना, you have to do only 2 things, specified procedures, I-square का full form इंक्वायर मैनेजमेंट, और आई से इंस्पेक्ट द करस्पॉन्डेंस विद गवर्नमेंट, मतलब कोई शो कॉज नोटिस वगैरह आया तो चेक दैट, ठीक है। 4th, exercise professional skepticism throughout the audit for any instance of noclear that may come to your knowledge
and last, obtain a written representation of from management that they have disclosed all instances of NOCLAR to auditor. Okay. अब ये 3 है रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये रिपोर्टिंग है. हमें मिल गया NOCLAR, वी हैव आइडेंटिफाइड NOCLAR. सो नाउ व्हाट, वी हैव टू रिपोर्ट इट एज एन ऑडिटर. क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे. फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्ट टू समबडी इनसाइड. तो कंपनी के अंदर टॉप पे कौन बैठा है? TCWG. तो नंबर 1 रिपोर्ट टू TCWG. अगर TCWG खुद मैनेजमेंट का हिस्सा है और लीगल वायलेशन में इन्वॉल्व है, देन इन्फॉर्म द नेक्स्ट हायर अथॉरिटी. और अगर ऐसा कोई हायर अथॉरिटी नहीं है, देन सीक लीगल एडवाइस. तो TCWG को रिपोर्ट करेंगे एज सून एज प्रैक्टिकेबल. वो मिला हुआ है मैनेजमेंट में, तो फिर नेक्स्ट हायर अथॉरिटी, और ऐसा कोई अथॉरिटी नहीं है तो सीक लीगल एडवाइस. नंबर 2, रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर्स थ्रू माई ऑडिट रिपोर्ट. तो मैं अपने ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन वगैरह डाल सकता हूँ, तो उसी को लेके यहाँ समझाया हुआ है. इफ द कंपनी हैज एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स नॉन कंप्लायंस, तब तो मुझे मॉडिफाइड ओपिनियन देना नहीं, उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया है, तब मैं सिर्फ EMP दूंगा, एम्फेसिस ऑफ मैटर. But if the management has not disclosed या inadequately disclosed the impact of NOCLAR, तब modified opinion QO AO, qualified या adverse opinion. Lastly, ये भी सोचो कि do I have a responsibility to report about this non-compliance to the regulatory bodies, to outside parties. वो हमेशा जब पूरे स्टैंडर्ड्स में बात आएगी ना कि सरकार को बता दूं, चुगली कर दूं, बाहर बता दूं, तो उसमें कभी भी क्लियरली यस तो रहेगा ही नहीं. वो हमेशा आएगा डिटरमाइन करो, खुद सोचो कि बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बिकॉज ICAI आपको बचाने के लिए नहीं आएगा. तो आप खुद सोचो, डिटरमाइन, यही लैंग्वेज है. दैट वाज ऐसे 250. तो ये रिलेटिवली 240 की कंपैरिजन में स्मॉल था. अब मैं 260 पे जा रहा हूँ. 260 क्या होता है? कम्युनिकेशन विथ दोज चार्ज विथ गवर्नेंस, जिसको लॉ के लैंग्वेज में वी कॉल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी, उसी को ऑडिट के लैंग्वेज में वी कॉल TCWG, दोज चार्ज विथ गवर्नेंस. TCWG के साथ जो भी मेरा कम्युनिकेशन होता है उसको याद करने के लिए निमोनिक है आपसी बातें, आपस की बातें, आपसी बातें, ठीक है. You can see the arrow is two-way, मतलब I will share something with them, they will share something with me. So it's a two-way communication happening between CA and the TCWG. Okay. Now what exactly am I going to communicate to them? तो इन्होंने बोला 4 चीज आप communicate करोगे. याद करने के लिए क्या बोलेंगे? आपसी, आपसी बातें. नीचे आओ. आपसी का फुल फॉर्म. A से ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, P से प्लान स्कोप एंड टाइमिंग, S से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स, और I से इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनीज. तो दीज आर द 4 मैटर्स दैट आई एम गोइंग टू कम्युनिकेट टू TCWG. अब इसी को थोड़ा सा विस्तार में देखेंगे डिटेल में नीचे. ओके. सबसे पहले A, फिर यहां पे देखो लिखा है मैंने P, फिर यहां पे S, फिर यहां पे I, इंडिपेंडेंस. सो दीज आर द 4 मैटर्स that I will communicate to TCWG. First, my responsibilities. I have already communicated my responsibilities to them under SA 210 through an engagement letter or any other suitable form of agreement. SA 210 में आपको बता देता हूं, it is not about letter, it's about terms of engagement. मतलब हम दोनों के बीच में, क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दिस अग्रीमेंट वो नोट डाउन होना चाहिए. सो टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को नोट डाउन करने के लिए या तो आप एक लेटर का फॉर्मेट यूज कर सकते हो फ्रॉम द ऑडिटर टू द क्लाइंट, या फिर आप एक एग्रीमेंट जैसा कुछ बना सकते हो, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग. तो वहां लिखा हुआ भी है एंगेजमेंट लेटर और एनी अदर सुटेबल फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट लाइक MOU. उसमें वी विल डेफिनेटली कम्युनिकेट आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन डिटेल टू द क्लाइंट. अच्छा, मैं उनको ये वार्निंग दूंगा, ये याद दिलाऊंगा कि ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय मी डज नॉट रिलीव यू पीपल फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. यानी आपकी जो जिम्मेदारी वो आपको निभानी पड़ेगी, वो मेरे ऑडिट करने से कम होने वाली नहीं है. नेक्स्ट P, प्लान. प्लान वाला पॉइंट जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को ढंग से वो लोग देखते नहीं है, मैं समझा रहा हूँ. First of all, nobody is asking me to share the complete detailed plan with them because that will compromise the effectiveness of audit and remove all the elements of unpredictability. So I'm not going to share the detailed plan. They are just saying overall आप share कर दो. देखो क्या लिखा है, share a overview of the plan with them. ठीक है, overview. तो पूरा डिटेल शेयर नहीं करना. खुद लिखा है ICAI ने, शेयरिंग द डिटेल्ड प्लान मे कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट. तो आप डिटेल प्रोसीजर मत शेयर करो, खाली ओवरऑल प्लान शेयर करो. ठीक है.
लेकिन इसका जो मेन मकसद है वो क्या है मैं आपको बताता हूँ. देखो सर, TCWG कंपनी के अंदर है, दे नो व्हाट इज रॉन्ग इन द कंपनी. I, as an auditor, you know, I have to understand the entity and its environment and perform risk assessment procedure as per SA 315. I have to identify high risk areas. So, जब मैंने अपनी तरफ से initial wrap किया, तो I came across 4 risk areas. तो बेसिकली आई एम कम्युनिकेटिंग टू देम कि देखिए आपकी कंपनी मुझे 4 रिस्क एरियाज मिले, अब आपकी नज़रों में और भी कोई एक्स्ट्रा रिस्क एरिया विच यू वांट मी टू फोकस ऑन, प्लीज टेल मी. तो वो TCWG बता सकता है. सेकंड पॉइंट ये देखो, सिग्निफिकेंट रिस्क आइडेंटिफाइड बाय मी, मैं उनको बताऊंगा. एंड थर्ड, ऑरेंज कलर, इट विल असिस्ट द TCWG. वो ऑडिटर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि ओके आप ये 5th आइटम भी ऐड कर लो, 6th आइटम भी ऐड कर लो, इनमें भी रिस्क थोड़ा ज्यादा है. तो बेसिकली ये जो प्लान शेयरिंग हो रहा है ना, इसका 2 मकसद है. एक तो मैं पहले से उनको बता रहा हूं कि देखिए एज पर माई नॉलेज आप लोग की ये रिस्क है एंड आई एम गोइंग टू एड्रेस दैट रिस्क. सो अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ यू नो समथिंग अबाउट नो एनीथिंग अबाउट एनी एक्स्ट्रा रिस्क, प्लीज टेल मी, आई विल फोकस ऑन दैट टू. नंबर 1 रिस्क पे फोकस, एंड नंबर 2 ओवरऑल प्लान बनाने से क्लाइंट के साथ जो मेरा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत अच्छा होता है. इट फैसिलिटेट्स द कंडक्ट ऑफ एफिशिएंट ऑडिट, कि कब मैं कहाँ विजिट करूंगा, क्या करूंगा, तो वो पहले से उनको एक अनुमान रहना चाहिए. ठीक है, डिटेल मत शेयर करो बहुत ज़्यादा. द थर्ड पॉइंट इज, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मुझे बहुत कुछ पता चलेगा, बहुत दिक्कतें आएंगी, उन्हें कहा जाता है S से सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मैं शेयर करूंगा, ये इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट आउट ऑफ आपसी बातें द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज S, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स. तो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स के अंदर टोटल 6 पॉइंट्स हैं याद करने के लिए. निमोनिक या एडम वाओ. सबसे पहले A, आई विल टॉक टू देम अबाउट द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ देयर अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस. अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का मतलब होता है अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट, अकाउंटिंग डिस्क्लोजर्स, तो उनके बारे में मैं उनको बताऊंगा. एडम, D से डिफिकल्टीज, मुझे ऑडिट के दौरान क्या क्या डिफिकल्टीज फेस करने पड़े. एडम, M से मैटर्स, क्या क्या सिग्निफिकेंट मैटर्स हुए. वाव, W से रिटन रिप्रेजेंटेशन, जो मैं आप लोगों से लूंगा फ्यूचर में, अभी से बता रहा हूं, पहले से एडवाइस दे रहा हूं, और भी ले सकता हूं. A से ऑडिट रिपोर्ट, I will tell them कि every time I'm not going to issue an unmodified report, there are certain circumstances जहां मैं modified report भी देता हूं, तो वो circumstances पहले से उनको warning की तरह बता दो. And last में O से oversight, any other matter which I believe is necessary for TCWG in discharging their responsibility of oversight of financial reporting, कि financial reporting को oversee करने की जिम्मेदारी इनकी होती है, तो उसमें उनको help मिले. तो these are the significant findings. Adam, wow. और लास्ट में आई से इंडिपेंडेंस, कि वी हैव एंगेजमेंट टीम, पार्टनर फर्म, आवर नेटवर्क फर्म पीपल, एवरीवन इज कंप्लाइंग विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स एंड इंडिपेंडेंस. वॉट एवर थ्रेट्स वी हैव कम अक्रॉस, वो आपको बता दिया है. वी हैव अप्लाइड सेफगार्ड्स टू रिड्यूस और एलिमिनेट द थ्रेट्स. हमारी पूरी नेटवर्क फर्म आपको कितने अदर टाइप के सर्विसेज देते हैं, और टोटल ऑडिट के अलावा और अदर फीस कितना आता है, टोटल फीस कितना आता है, एवरी टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज डिस्क्लोज्ड. दिस स्पेसिफिकली हैपन्स इन अ लिस्टेड कंपनी. एक लिस्टेड कंपनी में ऑडिटर को ये सब एक रिटन स्टेटमेंट की तरह डिक्लेरेशन बना के देना पड़ता है. क्या क्या, मी, माई फर्म, नेटवर्क फर्म, देयर पीपल, everyone is complying with ethics and independence. Number 2, what other services do we render to you? Number 3, total fees including audit fees that we earn from you. Number 4, threats to independence, safeguards, wo sab. So everything you have to put down in writing and give a statement to the client. Communication process. See, the communication process has to be two-way. What if I am communicating everything to them but they are not responding? The TCWG is completely non-responsive. तो इस केस में it constitutes a LOSOA, limitation on scope of audit. मैं उनको बता रहा हूं पर TCWG मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, इससे कहीं ना कहीं मेरे ऑडिट पर लिमिटेशन आ रहा है, मुझे एविडेंसेस नहीं मिल रहे हैं. और जब जब मुझे एविडेंस नहीं मिलता मैं क्या देता हूं, QODO. तो अगर देर इज अ टोटल नॉन कम्युनिकेशन फ्रॉम देयर साइड, आई मे एक्सप्रेस QO और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. ओके, सो दैट वाज ऐसे 260, अगेन अ शॉर्ट एंड स्वीट स्टैंडर्ड. अब मैं मूव कर रहा हूं 299, येट अनदर स्मॉल ब्यूटिफुल स्टैंडर्ड, जॉइंट ऑडिट. अब आई एम गोइंग टू स्टार्ट ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट. जॉइंट ऑडिट में मैं एक डायग्राम दिखाना चाहता हूं तुम लोगों को, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग उससे क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का. लुक एट दिस. लेट्स से देयर आर 3 जॉइंट ऑडिटर्स एंड 2 जॉइंट ऑडिटर्स आर अग्रीइंग अपॉन सेम ओपिनियन, बट द लास्ट जॉइंट ऑडिटर
उसका ओपिनियन अलग है, तो जिनका सेम ओपिनियन है वो मिलकर एक रिपोर्ट देंगे विच इज नोन एज जॉइंट ऑडिट रिपोर्ट या कॉमन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। और जिनका भी ओपिनियन डिफरेंट है दे विल गिव अ सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट, उसको उधर बनाएंगे। अब इन दोनों रिपोर्ट्स में ही एक ओएमपी पैराग्राफ पुट किया जाएगा मेकिंग अ क्रॉस रेफरेंस टू ईच अदर, ठीक है। जॉइंट ऑडिटर्स जो J1 J2 वो एक ओएमपी डालेंगे कि हमारे एक साथी जॉइंट ऑडिटर 3 ने एक डिफरेंट रिपोर्ट दिया है, वैसे J3 भी एक ओएमपी देके उनका रेफरेंस करेगा। सर व्हाट इफ ऑल द 3 जॉइंट ऑडिटर्स हैव डिफरेंट ओपिनियन, तब तीनों अपनी अलग अलग रिपोर्ट दो, ठीक है। ये अल्टीमेट कंक्लूजन है। जॉइंट ऑडिटर इज नॉट बाउंड बाय मेजॉरिटी ऑफ ओपिनियन, कि मेजॉरिटी जो बोल रहा है आई विल गो विद दैट ओपिनियन, ऐसा नहीं है। आपका ओपिनियन अगर डिफरेंट, आप सेपरेट ओपिनियन दे सकते हो, ठीक है। अब आते हैं इसमें बिगिनिंग। व्हेन यू स्टार्ट अ जॉइंट ऑडिट, सब द फर्स्ट थिंग इज मेकिंग अ जैप, जॉइंट ऑडिट प्लान। जॉइंट ऑडिट प्लान में 5 चीजें होती हैं याद करने के लिए। क्रो डिटेक्ट्स पर्ल, सी से कॉमन एरिया, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जितने भी आइटम्स है वो आप लोग आपस में डिवाइड कर लो, ठीक है। इसको बोलते हैं डिवीजन ऑफ वर्क। लेकिन सर्टेन एरियाज बिकॉज ऑफ देयर इंपॉर्टेंस वो हम लोग डिसाइड करते हैं कि मिल के करेंगे, दैट्स कॉल्ड कॉमन एरिया। So normally the work is divided among the joint auditors on the basis of number 1 identifiable business segment units, number 2 items of asset liability expenditure revenue, and number 3 जो नहीं डिवाइडेड होता उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन ऑडिट एरिया। ये म्यूचुअल डिस्कशन से डिसाइड होता है। इस डिवीजन ऑफ वर्क को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी है। वी मेक अ वर्क पेपर कॉल्ड वैड, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। ये जो वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट इट क्लियरली शोज द डिवीजन ऑफ वर्क अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, इट इज साइंड बाय ऑल द जॉइंट ऑडिटर्स एंड कम्युनिकेटेड टू द क्लाइंट, बता दिया जाता है, ओके। जॉइंट ऑडिट प्लान में डिवीजन ऑफ वर्क के अलावा सेकंड थिंग इज रो, CRO, रो रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि कब तक जॉइंट ऑडिट कंप्लीट करना है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन कैसे होगा, क्लाइंट और तीनों जॉइंट ऑडिटर्स और तीनों जॉइंट ऑडिटर्स का आपस में किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, वो पूरा रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स में आता है। डिटेक्ट्स significant factors which helps us in directing the engagement team's effort, कि किन चीजों पे हम लोगों को ज्यादा एफर्ट लगाना है। PERL, PEA, preliminary engagement activities। प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज का मतलब होता है जब इनिशियली आप क्लाइंट का काम एक्सेप्ट करते हो तो क्लाइंट एक्सेप्टेंस के लिए जो भी प्रोसीजर करते हैं ना, आइस माइस वो। एंड लास्टली आर रिसोर्सेज, कि हर जॉइंट ऑडिटर कितनी बड़ी टीम रखेगा, किस लेवल के किस स्किल सेट के लोग रखेगा, तो टीम सिलेक्शन, रिसोर्स प्लानिंग, ओके। सो दीज 5 थिंग्स मेक अप द जॉइंट ऑडिट प्लान। एक इंपॉर्टेंट MCQ है, you know that at the beginning of audit we take an engagement letter with the client and at the end of the audit we have a representation, written representation. So if you have got 3 joint auditors, will there be 3 engagement letters and 3 written representation or one? देखो, they must have a common engagement letter and a common management representation letter, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही होता है, 3 अलग अलग नहीं होंगे। सबसे ज़्यादा फेमस टॉपिक है जो बार बार एग्जाम में आता है, वो आता है जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्क विच इज डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स, दैट इज देयर सेपरेट एलोकेटेड एरिया, उसके लिए वो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। बट कुछ चीज़ों के लिए दे आर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल। याद करने के लिए बोलेंगे CDM, FFA, C से कॉमन एरिया जो हमने डिवाइड नहीं किया था सब रिस्पॉन्सिबल है। एक सेकेंड पॉइंट और होता है, समटाइम्स कोई एक इंपॉर्टेंट एरिया है जिसका प्लानिंग हम तीनों मिलके करेंगे पर एग्जीक्यूशन कोई एक करेगा, तो अगर उस कॉमन एरिया की प्लानिंग हमने मिलके की थी तो हम सब लायबल हैं, और अगर एग्जीक्यूशन किसी एक ने किया था और उसमें गलती है तो सिर्फ वो लायबल है। सो पहले 2 पॉइंट्स क्या है, कॉमन एरिया, या फिर नंबर 2 डिस्कशंस एंड डिसीजंस फॉर कॉमन एरिया, अगर मिलके हुआ है तो सब लायबल हैं। फिर M, matters. Generally there is a coordination. If something comes to the knowledge of J2, he will share it with J1. J1 को कुछ पता चलेगा, वो J3 को बताएगा, सबको बताएगा। तो any matter that was brought to the attention of all the joint auditors, उसके लिए सब jointly liable हैं। FFA, financial statement. F मतलब financial statements. सबसे पहले financial statements comply with the statutes, एंड सेकेंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर एकदम सही है। ए से आवर ऑडिट रिपोर्ट ऑल्सो कंप्लाइज विद द स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। ये 6 पॉइंट्स एक स्टूडेंट को एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज होता है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे। कोऑर्डिनेशन, any matter which deserves the attention of others which came to my knowledge I will share with them, या फिर any matters where I think all of us must together apply our professional judgment, जैसे materiality calculation, तो वो हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे।
कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग वो मैंने तुम लोगों को अभी दिखाया ना, the joint auditors who have the same opinion make a common report, who have a different opinion make a separate report, एक दूसरे के रिपोर्ट में OMP डाल के क्रॉस रेफरेंस कर दो. That completes our discussion on essay 299. Now I am going to take up the last standard of this chapter 402, very important. Although ये रिविजन क्लास है, पर रिविजन होने के बावजूद भी मैं तुमको फुल कंसेप्ट दे दूंगा जिससे 402 क्लियर हो जाए. तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूं. 402 इज अबाउट आउटसोर्सिंग. इधर देखो, ठीक है. इन द मॉडर्न एज आप पाओगे कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू फोकस ऑन इट्स कोर बिजनेस, और बाकी बिजनेस प्रोसेसेस जो उनके कोर नहीं उनको वो आउटसोर्स करके किसी और से करवाते हैं. सो लेट अस से ये हमारा क्लाइंट है, हम अपने क्लाइंट को बोलेंगे यूजर एंटिटी हु हैज आउटसोर्स सम बिजनेस प्रोसेस टू अदर ऑर्गेनाइजेशन. तो ये यूजर एंटिटी है विच इज यूजिंग द सर्विसेज ऑफ द अदर ऑर्गेनाइजेशन इन सम बिजनेस प्रोसेस, और जिसको आउटसोर्स में काम दिया उसको बोलते हैं सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. वो मेरा क्लाइंट नहीं है, ठीक है. तो यूजर एंटिटी हैज, एरो के ऊपर देखो, आउटसोर्स द प्रोसेस टू द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. एंड इंपॉर्टेंट, बहुत कंपनी आउटसोर्सिंग करती है, बट एवरी आउटसोर्सिंग इज नॉट रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. I will apply SA 402 only in those cases where the outsourced service is relevant to financial reporting. ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. आउटसोर्सिंग दैट इज रेलेवेंट टू फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वहीं पर 402 अप्लाई होगा. फॉर एग्जाम्पल, ये देखो एग्जाम्पल, ये 3 फेमस एग्जाम्पल्स है जो ICAI यूज करता है. इसमें से 2 तो मेरे आंखों के सामने मैंने होता हुआ देखा है. फिलिप्स ने अपना, फिलिप्स कंपनी, उन्होंने होम अप्लायंसेस बनाने वाली कंपनी, उन्होंने अपना पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस आउटसोर्स कर रखा है इन्फोसिस BPO को. पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ही आउटसोर्स कर दिया, मतलब अकाउंट्स आप संभालो. तो सर अकाउंटिंग प्रोसेस रेलेवेंट टू FR. KPMG ने खुद ने, ये भी एक एग्जांपल है, KPMG भी कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन है. KPMG ने अपना पूरा पेरोल प्रोसेसिंग ऑलसेक नाम की कंपनी को आउटसोर्स कर रखा है. तो पेरोल प्रोसेसिंग इज रेलेवेंट टू FR. वैसे ही सोचो, थर्ड, अगर कोई कंपनी अपना पूरा लीगल टैक्स कंप्लायंस का काम किसी और को दे दे तो दैट इज ऑल्सो रेलेवेंट टू FR. All these 3 are examples of outsourced services which are relevant to FR. तो यहां पर क्या होता है, अगर कोई प्रोसेस ही आउटसोर्स हुआ है तो उस प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी कंट्रोल्स हैं वो भी तो आउटसोर्स हुए हैं. अगर प्रोसेस आउटसोर्स हुआ है तो प्रोसेस से जुड़े हुए जितने भी कंट्रोल्स हैं वो भी आउटसोर्स हुए हैं. तो अब क्या होगा, मुझे अपने क्लाइंट के यहां तो रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट करना ही है, मुझे जाकर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी रिस्क एंड कंट्रोल असेसमेंट करना पड़ेगा. दैट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ essay 402. अब वो मैं कैसे करूंगा वो दिखाता हूं, ठीक है. ये एक एग्जांपल लेते हैं, फिलिप्स वाला ही लेते हैं, ठीक है. आवर क्लाइंट हैज आउटसोर्स द अकाउंटिंग प्रोसेस टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. मतलब हमारा क्लाइंट क्या करता है, एरो को देखो, इनपुट डेटा भेजता है, वो लोग प्रोसेस करके आउटपुट डेटा भेज देते हैं, ठीक है. डेफिनेट बात है कि मेरे क्लाइंट के यहाँ भी कुछ इंटरनल कंट्रोल्स है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल एट यूजर एंटिटी, और सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ इंटरनल कंट्रोल्स है, उसको बोलते हैं इंटरनल कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन. अब मैं ठहरा ऑडिटर, मुझे बोला जाएगा यूजर एंटिटी का ऑडिटर, मतलब यूजर ऑडिटर. आई एम हियर टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ यूजर एंटिटी. आई विल अप्लाई essay 402. मुझे करना है रॉमम असेसमेंट. तो मैं 4 स्टेप्स करूंगा. नंबर 1, first of all, I will understand the nature of services that has been outsourced and whether or not it is relevant to financial reporting. Number 2, भाई जो मेरे हाथ में वो तो मैं चेक करूं. पक्की बात है कि यूजर एंटिटी ने भी इस आउटसोर्सिंग को लेके कुछ इंटरनल कंट्रोल्स लगा रखे होंगे, तो वो इंटरनल कंट्रोल्स जो यूजर एंटिटी ने लगा रखे हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटसोर्सिंग वो मैं चेक करूंगा. नंबर 3, मैं रिस्क असेसमेंट करूंगा. एंड नंबर 4, जो सबसे हार्ड है, आई विल चेक द इंटरनल कंट्रोल्स यूज्ड बाय SO. अब वो कैसे होगा वही समझा रहा हूं, ठीक है. इधर आ जाओ. अक्सर ऐसा पाया गया है कि ये जितने भी सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये जो आउटसोर्स्ड काम कर रहे हैं, ये किसी एक कंपनी के लिए नहीं, बहुत सारी कंपनी के लिए कर रहे हैं. तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे यूजर एंटिटी क्लाइंट को नहीं बल्कि और भी यूजर एंटिटीज को इस तरह की सर्विस दे रहा होगा, और सबको चिंता हो रही होगी कि ये लोग क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, क्या कंट्रोल है, नहीं है. इसीलिए SO का जो मैनेजमेंट होता है ना, दे प्रिपेयर अ टाइप 2 रिपोर्ट. दे प्रिपेयर अ टाइप 2 रिपोर्ट या टाइप 1 रिपोर्ट, ज्यादा बढ़िया टाइप 2 है तो मैं टाइप 2 की बात करूंगा. दे प्रिपेयर अ टाइप 2 रिपोर्ट. टाइप 2 रिपोर्ट इज अ पैकेज ऑफ 2 रिपोर्ट्स. टाइप 2 रिपोर्ट में 2 रिपोर्ट आएंगी पैकेज में. नंबर 1, एक वो वाली रिपोर्ट जो मैनेजमेंट ने बनाई है जिसके अंदर सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स है, कंट्रोल्स है,
एंड ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स का दावा है कि कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ठीक है। सो दिस इज प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट, ओके। टाइप 2 रिपोर्ट में 4 चीजें होती हैं, टाइप 1 में सिर्फ 3 चीजें होती हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो 4th वाला स्टार है ना, कि दावा कर रहा है मैनेजमेंट कि कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो टाइप 2 रिपोर्ट में आपको पाया जाता है। अब ये टाइप 2 रिपोर्ट बेसिकली मैं बोल सकता हूं, इट इज अ रिपोर्ट ऑन कंट्रोल्स, इट इज अ रिपोर्ट ऑन इंटरनल कंट्रोल्स। वी वांट समबडी, सम एक्सपर्ट टू गिव एन अश्योरेंस कि इसमें जो जो सिस्टम डिस्क्रिप्शन कंट्रोल्स बोले हुए वो सच है कि नहीं है। तो यहां पर एंटर होता है, लेट्स से अनदर चार्टर्ड अकाउंटेंट हु इज कॉल्ड सर्विस ऑडिटर। सर्विस ऑडिटर इज नॉट अ रेगुलर ऑडिटर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करता है, वो नहीं। सर्विस ऑडिटर इज एन ऑडिटर जो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए टाइप 2 रिपोर्ट के ऊपर अपना अश्योरेंस देता है। एंड ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट एक अलग स्टैंडर्ड फॉलो करता है विच इज कॉल्ड SAE 3402। ये भी हमारे सिलेबस में चैप्टर 11 में आता है, ठीक है। अश्योरेंस रिपोर्ट में वो लिख के देगा दैट द सिस्टम डिस्क्रिप्शन एंड द कंट्रोल्स आर फेयरली डिस्क्राइब्ड, ठीक है, एंड द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। इनफैक्ट इस सर्विस ऑडिटर ने जो कंट्रोल टेस्टिंग किया होगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, उसका रिजल्ट्स भी वो अटैच कर देता है, अटैच द डिस्क्रिप्शन ऑफ TOC एंड रिजल्ट्स। तो मैनेजमेंट का बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन और अश्योरेंस रिपोर्ट का ये कंबाइंड पैकेज कहलाता है टाइप 1 रिपोर्ट या टाइप 2 रिपोर्ट। अगर आप यहां से ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस वाला पॉइंट हटा दो तो यही बन जाएगा टाइप 1 रिपोर्ट, ठीक है। तो स्टेप 4, चेक द इंटरनल कंट्रोल्स एट सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। इसको मैं 4 तरीके से कर सकता हूं। नंबर 1, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन ने टाइप 2 रिपोर्ट भेजा होगा विद द एश्योरेंस रिपोर्ट, वो पढ़ लो। नंबर 2, आई कैन ask for information and contact the service organization through user entity. Number 3, I can visit there and perform TOC myself. And number 4, I can use some another auditor to go on my behalf there and perform TOC. इसको ऐसे 600 बोलते हैं बिकॉज कभी भी कहीं दूर जाके कोई काम करना और मैं नहीं करके मैं किसी अनदर ऑडिटर को भेज के करा रहा हूं तो इट इज नोन एज यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, ऐसे 600, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हैं। दिस इज द कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ SA 402। आई होप तुमको 402 एकदम क्लियर हुआ होगा। अब एक बार चलो आओ बुक से देखते हैं, ठीक है। सबसे पहला सवाल, हाउ डू आई नो दैट द नेचर ऑफ द सर्विसेज दैट आर आउटसोर्स टू दी सर्विस ऑर्गेनाइजेशन आर रेलेवेंट टू FR। बोलता है अगर वो सर्विसेज इन 6 में से किसी भी एक चीज को अफेक्ट करती है देन इट इज रेलेवेंट टू FFR। ये 6 फैक्टर्स क्या है? CPA CFC, C significant class of transactions, P procedures to initiate, record, transfer, post the entries, A accounting records and supporting documents, CFA it captures the events and transactions which form part of the FS, F FR process, and last में C controls over journal entries. तो if the outsourced process affects any of these it's relevant to FR और मुझे 402 लगाना पड़ेगा। तो इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक है। टाइप 1 टाइप 2 रिपोर्ट क्या होता है? अभी मैंने दिखाया। टाइप 1 रिपोर्ट इज अ पैकेज, उसमें 2 चीजें होती हैं, प्रिपेयर्ड बाय एसोस मैनेजमेंट एंड एन अश्योरेंस रिपोर्ट मेड बाय द सर्विस ऑडिटर। टाइप 2 में भी वही 2 चीजें होती हैं, बस फर्क किसका है? ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स का है और कुछ नहीं। नाउ ये है मास्टर प्रोसीजर डायग्राम। अब अगर आप 402 कर रहे हो तो आपको क्या क्या करना है? स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंड द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। उस ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि एज एन ऑडिटर यू वांट टू अंडरस्टैंड द सर्विसेज, द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड बाय द सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो व्हाट आर द फैक्टर्स यू विल कंसीडर? द आंसर इज स्टर, निमोनिक है स्टर, STIR। S सबसे पहले द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड, जो यूजर मैनुअल, टेक्निकल मैनुअल, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट देख के पता चलेगा। T द ट्रांजैक्शंस, द नेचर एंड द मटेरियलिटी ऑफ ट्रांजैक्शंस दैट आर अफेक्टेड बिकॉज ऑफ दिस आउटसोर्सिंग। Number 3, STIR, I say interaction, the degree of interaction between the user entity and the service organization. And number 4, क्या user entity और service organization में कोई relationship है क्या? कहीं group companies तो नहीं है। Number 2, मैं internal control at user entity चेक कर सकता हूँ। जैसे user entity की आदत है कि जो input data उन्होंने भेजा और जो output data मिला उसको लोग compare करते हैं, तो I can also recompute and check that. Third, ROMM assessment. And fourth, finally, how do I test the internal controls at service organization? Either by using type 1 type 2 report or contacting the SO through UE or visiting the UE and performing TOC or sending another auditor to perform TOC at SO. तो इन 4 तरीके से मैं करता हूँ। Once आप concept समझ जाते हो ना, तब ये सब सारी लैंग्वेज सिंपल लगने लगती है, आराम से हो जाता है। So this was the revision of chapter number 2.
It was a very quick revision, 45 minutes लगा, and I think 45 minutes में I have covered all the major topics. चलते चलते इसको रिवाइज करते जाओ और जो जो बातें मैंने बोली उसको याद करते जाओ. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. ऐसे ही और भी मैराथन्स आते रहेंगे, एंड आई होप आई एम ऑफ वेरी गुड सर्विस टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.